हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़ा आ रहा है भाई हिस्ट्री में? लग रहा है 10th का हिस्ट्री शुरू हुआ। हाँ, चलिए भाई, तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री की सीरीज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। आज हम लेकर आए हैं 5th पार्ट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था जुलाई में जो रिवॉल्यूशन हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन। जुलाई के मंथ में रिवॉल्यूशन, उसको जुलाई रिवॉल्यूशन नहीं, है ना। जुलाई और ग्रीक रिवॉल्यूशन देखा था हमने, याद करो। और एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो था वही वाला पार्ट जो है हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए नोटबुक और पेन के साथ बैठ जाइए और नोट करना शुरू कर लीजिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा 1830 में दो चीज़ हुआ, एक जुलाई रिवॉल्यूशन और ग्रीक रिवॉल्यूशन। साथ साथ बोलो अगर नहीं पता तो, जुलाई रिवॉल्यूशन और ग्रीक रिवॉल्यूशन, है ना। अब इसके अंदर 3 सब टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं। जो पहला टॉपिक है दैट इज रोमांटिज्म, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, सेकंड टॉपिक। और थर्ड टॉपिक का नाम है हमारा द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ठीक है, ऐसा भी इसका नाम है 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ओहो सर, अलर्ट आ गया आपको? चलो भाई, अलर्ट आ गया। हाँ, फाइन, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। ये 3 टॉपिक्स हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। अब हमारा ये जो मेन टॉपिक है दैट इज एज ऑफ रिवॉल्यूशन, वो कंटिन्यू है। आज उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो, जुलाई रिवॉल्यूशन और ग्रीक रिवॉल्यूशन। फाइन, और आज हमें पढ़ने हैं ये 3 टॉपिक्स जो कि तुम्हें राइट साइड में दिख रहे हैं। फाइन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक को लेकर तुम बहुत ही बेइंतहा से वेट कर रहे होंगे फर्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए। हाँ, मैं जानता हूँ क्यों तुम वेट कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कहानी। चलिए पहले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं और तुम्हारी जो बेसब्री है उसको ख़त्म करते हैं। अब ये जो कहानी था नेशनलिज्म की फीलिंग वाला, ठीक है, अब ये खाली वॉर से नहीं जुड़ा बच्चों, है ना, कि भाई बाजू वाले कंट्री के ऊपर अटैक करो, उसको हराओ और हम हमारा टेरिटरी एक्सपांड कर दो, या फिर हमारे ऊपर कोई रूल कर रहा है उसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन करो और उसको भगा दो और नेशनलिज्म की फीलिंग जाग गई। ठीक है, मतलब यही तरीके नहीं थे अपोज करने के, रिवॉल्ट करने के, कि भाई हाँ रिवॉल्ट करके नेशनलिज्म की फीलिंग जागी, नहीं, है ना, या फिर वॉर करके टेरिटरी को एक्सपांड करके नेशनलिज्म की फीलिंग जागी। ठीक है ना, तो अपने कल्चर के प्रति जो प्यार है, ये वाला जो फीलिंग था, वो खाली लड़ाई झगड़े, वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपांशन से नहीं आया था। फाइन, ये जो नेशनलिज्म का फीलिंग था अपने कल्चर के प्रति, अपने हिस्ट्री के प्रति, अपने ट्रेडिशन के प्रति जो सभी को फीलिंग जगा था, वो खाली वॉर और टेरिटरीज को एक्सपांड करने की नीति से नहीं जन्म लिया था वो। ठीक है, तो कहानी क्या है इसके पीछे वो हमें देखना है। तो नेशनलिज्म फीलिंग कहाँ से आया था? ठीक है, तुम्हें पता था एजुकेटेड मिडिल क्लास से आया था। तो अभी इन लोगों को लगा कि ये नेशनलिज्म का फीलिंग जो है वो खाली एक तरीके से हम फैला नहीं सकते हैं, तो इन्होंने ये किया कि भाई कल्चर के थ्रू इन्होंने फैलाना शुरू किया। कल्चर से एक लोगों के सेंटिमेंट्स को, लोगों के इमोशंस को टच किया। ओहो, है ना, कल्चर से क्या किया, लोगों के सेंटिमेंट्स और इमोशंस को टच किया। ठीक है, अब हर कोई तो लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं हो सकता ना, है ना। अब आप में से हर किसी को मैं बोल दूँ चलो भाई आर्मी में ज्वाइन करो, प्रोटेक्ट इंडिया, इंडिया को प्रोटेक्ट करो टेररिस्ट से, चाइना से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सभी से प्रोटेक्ट करो, तो हर कोई थोड़ी ना वॉर में जुड़ जाएगा। नहीं, कोई अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो इनडायरेक्टली भी देते हैं ना। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि भाई FBI, जो USA की बात कर रहे हैं हम, तो अगर इंडिया की बात करें तो CBI, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस NIA, ठीक है ना, नेशनल इंटेलिजेंस अथॉरिटी, फिर रॉ, ये सब सीक्रेट एजेंसीज है, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है ना बच्चों, इनडायरेक्टली, है ना। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो पास ऑन करते हैं, उनको पता लगता है कि भाई अटैक होने वाला है, यहाँ पे टेररिस्ट ये एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। गुप्तचर जिनको हम बोलते हैं, है ना, जासूस, ये लोग जासूसी करके क्या करते हैं, कंट्री के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। फाइन, तो ज़रूरी नहीं है बच्चों नेशनलिज्म की फीलिंग जगना, मतलब अगर तुम वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपनी जान कुर्बान कर रहे हो, तो ही तुम में नेशनलिज्म की फीलिंग है। ठीक है, अब बहुत से ऐसे लोग भी थे जो लोग वॉर में जुड़ना नहीं चाहते थे और सोचे कि हट भाई कौन जाएगा वॉर करने, हम तो घर पे मस्त बैठेंगे, कुछ कंट्री का नेशनलिज्म फीलिंग विलिंग नहीं जगाना, है ना। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, अब आप में से भी मैं बोलूँ किसी को पुलिस ज्वाइन करो, आर्मी ज्वाइन करो, आप हंसोगे, हे सर हम ये सब थोड़ी करेंगे, है ना। तो ऐसे लोग थे जो आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे और अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे।
फाइन, मतलब उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग तो थी, बट वो लोग चाहते थे कि हम आर्मी को ज्वाइन करके ही नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते भाई, है ना। तो लोगों ने क्या सोचा कि भाई खाली आर्मी को ज्वाइन करना, वॉर करना, लड़ाई झगड़े करना, टेरिटरीज को एक्सपांड करना, यही तरीका नहीं है नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में पैदा करने का। और भी अलग अलग तरीके हैं जिससे हम नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर लोग सीधी बात से नहीं माने तो हम उसको और भी तरीके से बता सकते हैं। फाइन, तो लोगों ने क्या किया, कल्चर को अपना हथियार बनाया, ठीक है। फाइन, कल्चर को, जो ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज थे, फिलोसॉफर्स थे, उन्होंने कल्चर को अपना हथियार बनाया, और वो कल्चर और ट्रेडिशन के थ्रू वो क्या करते थे, लोगों में फीलिंग्स जगाते थे, सेंटिमेंट्स को टच करते थे, इमोशनल करते थे लोगों को। फाइन, कैसे करते थे आइए देखते हैं हम, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना। फाइन, अब फर्स्ट जो है उसमें रोमांटिसिज्म। फाइन, तो उसमें जो पहला तरीका है बच्चों वो क्या है, रोमांटिसिज्म, ठीक है। अब जो तुम सोच रहे हो रोमांटिक होना, हाँ हाँ रणवीर कपूर बनना, वो नहीं है ना, हीरोपंती नहीं। अब रोमांटिज्म का ये नहीं है कि भाई हाँ हाँ तुम मुझे कहानी सुनाओगे, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। हाँ, ये मतलब नहीं है भाई रोमांटिज्म का, है ना। पता चला सर आप आपकी कहानी सुनाने लगे, या सर सुनो मेरी कहानी, सर दुख भरी कहानी। नहीं, रोमांटिज्म का मीनिंग ये नहीं है यहाँ पे। तो ये रोमांटिज्म का मतलब क्या है, अ कल्चरल मूवमेंट, ठीक है ना, अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, ठीक है। कल्चरल मूवमेंट है, कल्चर को बढ़ावा देना, ठीक है ना। सपोज आप गुजरात में रह रहे हो, गुजराती कल्चर हो गया, पंजाब में रह रहे हो, पंजाबी कल्चर हो गया, महाराष्ट्र में रह रहे हो, मराठी कल्चर हो गया। फाइन, तो अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, मतलब वो कल्चर को यूज़ करके लोगों के सेंटिमेंट्स और इमोशंस को क्या करना, टच करना और उनको कहानी बताना, है ना। ये वाली कहानी नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जो अक्सर टीनेज में हुआ करती है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए कल्चरल मूवमेंट शुरू किया, ठीक है ना। चलो, एक नाम जो हमें याद रखना है यहाँ पे, जर्मन फिलोसोफर जो थे, ठीक है ना, उनका नाम याद रखना है हमें, जोहान गॉटफ्रायर। अरे नाम याद रखना है, जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रायर, ठीक है। अब इनका नाम याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नाम ही कॉमेडी है अरे भाई नाम ही कॉमेडी है, जोहान गॉटफ्रायर। फाइन, चलो उम्मीद करता हूँ इजीली रह जाएगा कॉमेडी नाम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था भाई, कि जो जोहान गॉटफ्रायर ने क्या किया था कि कल्चरल मूवमेंट के थ्रू लोगों को क्या करने लगा कि नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने की कोशिश करी। फाइन, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे जगाने की कोशिश करी, विद द हेल्प ऑफ कल्चरल मूवमेंट्स। अब कल्चरल मूवमेंट्स में क्या आता है, फोक सॉन्ग्स आते हैं, ठीक है। फोक सॉन्ग्स के साथ साथ हम बात करें कि भाई फोक डांस आएंगे। फाइन, फोक सॉन्ग्स, फोक डांस हो गया, पोएट्स हो गए, ठीक है ना। तो वो वाली कहानी उसके थ्रू, जैसे मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल दूँ, ठीक है ना, फोक पोइट्री, ठीक है। तो तीन चीज़ों से जो कि मेजर पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, दैट इज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक डांस एंड फोक पोइट्रीज। अब ये फोक आप बोल रहे हो सर, ये फोक होता क्या है। फाइन, अब तुम्हें पता ही होगा ना फोक डांस, है ना। सपोज मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज द फोक डांस ऑफ गुजरात, तो क्या बोलेंगे भाई आप सभी, गरबा, ठीक है। फाइन, गरबा है ना। फोक डांस ऑफ पंजाब तो क्या है, भांगड़ा। फाइन, तो भाई उसी के थ्रू, एक कल्चर मूवमेंट के थ्रू, अब किसी पंजाबी है ना, कोई पंजाबी के सामने तुम भांगड़ा बजा लो, डिंगे 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 डिंगे, अरे अपने आप उसके हाथ पैर उठने लगेंगे, है कि नहीं, है ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप सभी देखते होंगे, अरे देखते हो ना, अरे नहीं देखते तो कभी देख लिया करना। फाइन, उसमें आपने देखा होगा दया नाम का एक कैरेक्टर है, जब भी क्या बजता है वहाँ पे, सॉन्ग बजता है तो वो गरबा करना शुरू कर देती है। फाइन, तो अगर कोई गुजराती है और कोई गुजराती के सामने आप गरबा बजा दो, फाइन, आप गुजराती सॉन्ग यानी कि नवरात्रि के टाइम पे जो फोक डांस है गरबा, उसका सॉन्ग बजा दो, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके हाथ पैर अपने आप चलने लगते हैं। फाइन, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है ना, जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रायर, उन्होंने कल्चर के अकॉर्डिंग लोगों के फोक डांस और फोक सॉन्ग्स के थ्रू लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई, ठीक है। जैसे कि अगर आप बिहार में चले जाओ तो बिहार में कौन सा सॉन्ग बजेगा, बिहार में अगर सॉन्ग बजेगा, झीला टॉप लागेलू कमरिया, ओहो, अरे सर म्यूजिक सिखा रहे हो क्या,
हाँ ये सॉन्ग बजेगा तो कोई भी बिहारी अपने आप नाचने लगेगा। अरे हाँ या ना बोलो यार, नाचने लगेगा या नहीं, ठीक है ना। मान लो आप मराठी हो और कोई मराठी सॉन्ग बज जाए, ठीक है, कोई मराठी सॉन्ग बज जाए तो आप अपने आप को नाचने से रोक नहीं सकते। तो ये कल्चर के थ्रू इन्होंने, अलग अलग कल्चर के थ्रू, क्योंकि बहुत सा डाइवर्सिफिकेशन था यूरोप में, फाइन, जर्मनी, फ्रेंच, पोलैंड, बेल्जियम, बहुत से कंट्रीज से अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कल्चर, तो वो कल्चर के थ्रू इन्होंने ये नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई। अरे अपना पंजाबी सॉन्ग बज रहा है, पंजाबी सॉन्ग बज रहा है, पंजाबी लोग डांस कर रहे हैं इसके ऊपर, पंजाबी लोग मूवमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कुछ तो होगा। तो वो चक्कर में सभी पंजाबी ज्वाइन करेंगे। अरे गुजराती लोग गरबा कर रहे हैं, अरे वाह ये तो अपना भाई है, ओ तो गरबा करे छे, चलो चलो, है ना। तो आप भी उनके साथ क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो ऐसे जॉन गॉडफायर ने क्या किया, ये मूवमेंट को बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो जो हिसाब से कल्चर है वो हिसाब से लोगों में फीलिंग चढ़ना शुरू किया, ठीक है ना। तो उसी तरह बंगाल में चले जाओ तो बंगाली सॉन्ग लगाएंगे तो लोग झूम उठेंगे, झूम के नाचेंगे, मज़ा आ जाएगा उनको, ठीक है ना। तो ये हिसाब से इन्होंने हर जगह जहाँ जाके वो कल्चर के फोक सॉन्ग, फोक डांस करके उन्होंने जो भी अपना कंट्रीब्यूशन था वो दिया, और नेशनलिज्म की फीलिंग अलग अलग जगह जाके अलग अलग फोक डांस, जो भी कल्चर होता है वो रीजन का, फोक डांस और फोक सॉन्ग्स गा गा के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने की कोशिश करी, ठीक है। चलिए अब एक थोड़ा सा सैड स्टोरी सुनते हैं। बहुत डांस हो गया, हाँ जिला टॉप लागेलू हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एंड ऑफ 18th सेंचुरी में, फाइन, एंड ऑफ 18th सेंचुरी में कुछ घटनाएं घटी, ठीक है, कुछ सैड स्टोरीज घटी जो कि हमें देखनी है। फाइन, अब तो बहुत रोमांटिसिज्म कर लिया, ठीक है, बहुत रोमांस कर लिया, चलो सैड, है ना, मूवी में जैसे होता है, पहले रोमांस होता है और फिर आती है सैड स्टोरी। तो उसी की तरह अब देखते हैं हम सैड पार्ट, फाइन। चलिए एंड ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो ग्रेट पावर्स थे, ठीक है ना, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 3 कंट्रीज थे वो ग्रेट पावर्स थे, आपको पता है ना, मतलब इनके पास पावर ज़्यादा थे, इनका टेरिटरी रीजन जो था वो ज़्यादा था, इसलिए पावर ज़्यादा थे, सिंपल। अब ये तीनों लोग मिल कर के क्या किए, पोलैंड जो था, ठीक है, उनको क्या कर दिए, दबाना शुरू कर दिया उन्होंने। अरे पोलैंड जो था उनको क्या करना शुरू कर दिया, दबाना शुरू कर दिया, सप्रेस करना शुरू कर दिया ये 3 सुपर पावर्स ने या ग्रेट पावर्स ने, ठीक है ना। तो अब पोलैंड पे राज किसका आया, रशिया का राज आया, होए होए, पोलैंड पे राज किसका आया, रशिया का राज आया पोलैंड पे, फाइन। तो अब क्या किया रशियंस ने, वो हमें देखना है, क्या रशियंस ने अच्छा किया, नहीं, तो भाई नहीं किया होगा ना भाई, सीधी बात है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया तो कुछ अच्छा किया नहीं, इंडिया को लूटा, लूट के चले गए। अब बहुत से लोग बोलेंगे हाँ सर अच्छा किया उन्होंने, रेलवे ट्रैक्स बनाया, ये बनाया, वो बनाया, अरे सब वो उन्होंने अपने लिए बनाया था बच्चों, रेलवे ट्रैक्स उन्होंने अपने लिए बनाए थे ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ईजी हो, इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने अपने लिए लाया था ताकि वहाँ के लोग जो है अपने ही लोग इंडियंस जो है वो इंग्लिश सीखे और उनको फ़ायदा हो, फाइन, और उनको जॉब वगैरह दे सके ट्रेड वगैरह में, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। खैर अभी यूरोप की हिस्ट्री पे फोकस करते हैं। तो जैसे ही रशिया आ गया, ठीक है, और पोलैंड को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, तो क्या किया उन्होंने, वहाँ की जो लैंग्वेज थी पॉलिश लैंग्वेज, फाइन, हाँ सर ये तो शूज़ पॉलिश करना जैसा हो गया, हाँ मैं कभी नहीं करता स्कूल जाने से पहले और हर रोज़ मुझे पनिशमेंट मिलती है शूज़ पॉलिश ना करने की, वो वाला पॉलिश नहीं बच्चों, ठीक है। अरे पॉलिश लैंग्वेज जो पोलैंड में बोला जाता है दैट इज़ पॉलिश लैंग्वेज, इसको रिमूव कर दिया। रशिया ने बोला अब से कोई पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलेगा, सब कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, रशियंस बोलेंगे, ओए होए, फाइन, रशियंस बोलेंगे। दूसरा बोला रशियन लैंग्वेज कंपलसरी आपको बोलना है, ठीक है ना, मतलब सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब जगह से उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और बोला कि भाई आपको सभी को कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना है, कौन सी लैंग्वेज में बोलना है, रशियन, है ना। अरे भाई सीधी बात है ना, आप मान लो कि गुजरात में कोई आके बोले कि भाई गुजराती मीडियम बंद हो गया, सभी को कंपलसरी पढ़ना है, आप सभी को कंपलसरी पढ़ना है बंगाली मीडियम में, तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा ना। जो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे या जो गुजराती मीडियम में जिनके बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके पेरेंट्स तो गुस्सा करेंगे, अरे ये क्या है, फाइन। तो उसी तरह यहाँ पे कुछ हुआ, ठीक है ना। और ऑफिस वगैरह में हर जगह पे इन्होंने क्या कर दिया था, ये इम्प्लीमेंट कर दिया था कि पॉलिश लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी या पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल बैन है, कंपलसरी रशियन, फाइन। तो जैसे
तुम्हारा दिमाग घूम गया, ठीक है, मतलब तुम्हारा दिमाग तो नहीं घुमा ना। चलो, कहने का मतलब है जो पेरेंट्स जिनके बच्चे गुजराती मीडियम में पढ़ते थे और कंपलसरी बंगाली मीडियम कर दिया तो उनका दिमाग घूम गया, तो उसी तरह यहाँ पे पोलैंड के लोगों का भी दिमाग जो था वो घूम गया था। उनको गुस्सा आया कि मतलब कि ये क्या चल रहा है, हमारा ही कंट्री है, हमारा ही लैंड है, और हमारे कंट्री में आके हम पे राज करेंगे ये लोग। अरे कौन होते हैं ऐसे, है ना। तो उनके दिमाग में दिमाग खराब, मतलब उनका दिमाग खराब हो गया, फाइन। और उन्होंने रशियन के अगेंस्ट वो लोग जाग गए और उन्होंने लड़ाई चालू कर दिया। कौन से ईयर में? 1831 में। ओए होए, 1831 में उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया। किसके अगेंस्ट? रशियन के अगेंस्ट, फाइन। अब ये लड़ाई जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया रशियन के अगेंस्ट, क्यों किया था? क्योंकि वही रशिया जो है, अरे तुम्हारे घर में आके कोई तुम्हें बोले ये चलो ये इधर सोफे पे नहीं बैठना, टीवी नहीं देखना, चलो रे बंद करो ये सब, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। तो पोलैंड के लोग भी यही सोच रहे थे, अरे ये क्या, हमारा ही कंट्री और हम पे राज, हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। इन्होंने 1831 में इसको अपोज करना शुरू कर दिया, फाइन, और लड़ाई करना शुरू कर दिया। और तुम्हें पता है पोलैंड, फाइन, बहुत ही छोटा सा कंट्री। सर हमें तो नहीं पता। अरे जिनको नहीं पता मैप में जाके देख ले, जिनको नहीं पता मैप में जाके देख ले रशिया का साइज़ और पोलैंड का साइज़, है ना, बहुत ही छोटा कंट्री, ठीक है। छोटा मुंह बड़ी बात करने गया पोलैंड और लड़ाई छेड़ दिया रशिया के सामने। उन्होंने वॉर करना शुरू कर दिया और ये वॉर का नतीजा ये हुआ, सीधी बात है, कि वो लोग पहुंच नहीं सके, ठीक है। हा 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 हा, रशिया खुश हो गया भाई, हाँ रशियन। चलो, तो रशिया जो था उन्होंने पोलैंड को हरा दिया वॉर में, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप चाहे तो मैप में देख सकते हैं, दोनों कंट्री का साइज कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो जो लोग वॉर में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है ना, तो क्रिश्चियन लोग, बिशप लोग, इनको क्या कर दिया, इन्होंने जेल में डाल दिया, ठीक है, कि भाई हमारे अगेंस्ट तुम वॉर करने आए थे, चलो उठा के जेल में डाल दिया। किन्होंने जेल में डाल दिया? रशियंस लोगों ने। ये जो पोलैंड के लोग थे जिन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया था और इनके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करी थी, उनको उठा के जेल में डाल दिया करता था, ठीक है ना। अब जो भी इनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता था, ठीक है, रशिया ने कुछ रूल्स बनाए थे, क्योंकि वो रूल कर रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने रूल्स बनाए थे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई लोग बोल रहे थे कि नहीं भाई हम तो कंपलसरी पॉलिश लैंग्वेज बोलेंगे, तुमसे जो होता है कर लो, है ना, जो होता है कर लो। तो ऐसे लोगों को क्या कर देते थे ये लोग, उठा के डाल देते थे साइबेरिया में। यहाँ पे देख रहे हो, फाइन, साइबेरिया। साइबेरिया रशिया का एक सबसे कोल्ड वाला रीजन है ना, मतलब वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है बच्चों, है ना, -15 -17 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर आ जाता है, फाइन। तो अब ये सब देख के वहाँ पे लोग, जो पोलैंड में लोग थे, अब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो रशियंस के अगेंस्ट जाए, ठीक है। रशिया ने जो भी लॉ बनाया या कोई भी लॉ बनाया उसको ब्रेक करे, ऐसी हिम्मत अब पोलैंड के लोगों की नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर हमने साइबेरिया की जेल में डाल दिया तो उधर हम बर्फ़ के मारे, ठंड के मारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि जेल में उनको फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज़ मिलेगी, हीटर वीटर मिलेगा, है ना, ब्लैंकेट्स मिलेंगे, जैकेट्स मिलेंगे, अपने आप को कवर करो, प्रोटेक्ट करो, ठीक है। तो ऐसा खौफ रशियंस ने बना दिया कि जो लोग भी लॉज वगैरह ब्रेक करेंगे, ज़्यादा चूं चा करेंगे, उनको उठा के जेल में डालेंगे। और भी उनके ज़्यादा नाटक है तो सीधा उनको भेजेंगे साइबेरिया और वहाँ पे उनकी हालत होगी ख़राब। और ये चीज़ के नाम पे जो पोलैंड में लोग थे उन्होंने, मतलब वो लोगों में खौफ एक पैदा हो गया रशियंस के खिलाफ, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फिर वो रशियंस के मानने लगे। बट एक चीज़ को वो बिल्कुल अपोज करते रहे थे एंड तक, और वो चीज़ थी पॉलिश लैंग्वेज, कि हम हमारी पॉलिश लैंग्वेज जो है उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे तुम्हारे जो, मतलब तुमसे जो हो सके वो कर लो, हम पॉलिश लैंग्वेज जो है वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये जो पोलैंड का जो केस था वो एक आप बोल सकते हो कि वो जो है एक बेंचमार्क था, ठीक है, यूरोप में सभी लोगों के लिए, कि भाई नेशनलिज्म मूवमेंट जो है अब वो पूरे यूरोप में चालू हो गया है। मतलब चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो बड़ा कंट्री हो, हर कोई आज़ाद होना चाहता था और हर कोई चुप बैठ के सहन करने वाला नहीं था कि भाई हाँ तुम बोलोगे वैसा हम करते रहेंगे। तो यही था हमारा एक सैड पार्ट, ठीक है, सैड पार्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। फाइन, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। पहले रोमांटिक कहानी और फिर सैड स्टोरी, देवदास बन गए हम, वही वही। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, दैट इज़ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, है ना। अब इतना बड़ा टॉपिक, इसमें नाम से ही पता चल रहा है हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखो 1830 सबसे खराब टाइम जो था वो 1830 था, बहुत ही ख़राब टाइम। क्यों? क्योंकि ये टाइम पे क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया,
ओए होए 1830 के टाइम पे क्या हुआ, सबसे ख़राब टाइम यूरोपियन हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, कैसे सर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ इसलिए ख़राब टाइम? नहीं बच्चों, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं ख़राब टाइम। और भी रीजन्स है, देखते हैं हम। फाइन, और भी रीजन्स देखते हैं बीच बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। क्षमा करना बच्चों, आप तो मज़े कर रहे होंगे। हाँ सर, ऐसे डिस्टर्बेंस आने चाहिए, हमें ब्रेक मिल जाता है। चलिए, तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया था यूरोप में। कैसे? तो सब रूरल एरिया से माइग्रेट होके अर्बन एरियाज़ में आ रहे थे, मतलब सिटीज़ में आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? इन सर्च ऑफ जॉब्स। ठीक है, कि भाई चलो हमें जॉब मिल जाए। फाइन, जॉब मिलेगा, सैलरी आएगा, खाने पीने का खर्चा निकलेगा, तब हम कुछ खा पाएंगे। ठीक है, और अच्छे से लाइफ जी पाएंगे। तो सब माइग्रेट हो रहे थे। ठीक है, कहाँ से कहाँ? गाँव से सिटीज़ में माइग्रेट हो रहे थे। ठीक है, चलिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होता था, है ना। अब ऐसा भी होता नहीं था, उनको वहाँ पे जॉब नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। फाइन, कि सारा सामान वगैरह, मशीनरीज वगैरह जो है वो इंग्लैंड से आने लगा था, यूके से आने लगा था, ये सारी चीज़ें। तो इसके चक्कर में जो मैन पावर का रिक्वायरमेंट हुआ करता था वो कहीं ना कहीं कम हो गया था। फाइन, क्यों? क्योंकि वो मशीन से जो गुड्स बनते थे, ठीक है, वो जल्दी बनते थे और वो सस्ते भी हुआ करते थे एज़ कम्पेयर टू लेबर, है ना। मतलब मान लो कि भाई जो काम 10 लोग कर सकते थे, अब वो एक मशीन करने लगा। मतलब मैं एक मशीन खरीद के रख दूँ तो मेरा काम भी जल्दी होगा और मेरे पैसे भी कम जाएंगे। फाइन, और ये मशीन वगैरह जो थी बच्चों, वो कहाँ से बन के आती थी? इंग्लैंड से बन के आती थी। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन से बन के आती थी। तो वहाँ के यूरोप के जो प्रोड्यूसर्स थे उनको अब क्या होने लगा? लॉस होने लगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन और बढ़ने लगा। ठीक है ना, कंपटीशन और बढ़ने लगा और यूरोपियन के जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको लॉस होने लगा। कैसे लॉस होने लगा? कि भाई वो लोग ये मार्केट के कंपटीशन को टक्कर नहीं दे पाए। फाइन, ये मशीन वाला जो केस आ रहे थे, मशीनरीज जो चेंज हो रहे थे, डेवलप्ड हो रहे थे, उसके चक्कर में ये लोग वो कंपटीशन को सर्वाइव नहीं कर पाए और लॉसेस होने लगे। ठीक है, अब 1848 में जो है बहुत ही ख़राब हालत हो गई। 1848 में तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट उसके टॉप पे था। मतलब हर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड, हर किसी को पूछो, हर तीसरे आदमी को पूछो, अरे क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, बैठा हूँ मस्त, है ना। आज के ज़माने में पूछो, अरे क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं सर, इंस्टा चल रहा है मेरा, इंस्टाग्राम पे हूँ, टिकटॉक बना लेता हूँ सर। हाँ, है ना, ये सब होता है आज के टाइम पे। वो टाइम पे वैसे ही क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, कुछ काम धंधा नहीं है। ठीक है, बैठे हैं। तो किसी को भी नौकरी नहीं मिलता था। और इसी के साथ साथ जो है क्या हुआ, पूरे पेरिस में, फाइन, पूरे पेरिस में जो है हालत ख़राब हो रखी थी और ज़्यादातर लोग जो है वो रोड पे आ गए थे। ठीक है, अब पैसा ही नहीं है तो रोड पे आ गए थे। इसका मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं रोड पे रहने लगे, मतलब पैसा नहीं है उनके पास। ठीक है, मनी नहीं है, शॉर्टेज ऑफ मनी एज वेल एज शॉर्टेज ऑफ फूड। फूड का शॉर्टेज कैसे हो गया? फूड का शॉर्टेज वहाँ पे हुआ यूँ कि भाई बुरे वक्त में हर सिक्का बुरा होता है ना। बुरे वक्त में हर सिक्का बुरा होता है। तो वहाँ पे रेनफॉल की वजह से जो फार्मिंग था वो भी बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हुआ। अब उसकी वजह से खाने पीने के लिए भी लोगों को क्या हुआ, खाने पीने के लिए भी लोगों को प्रॉपरली मिलता नहीं था। फाइन, क्यों? आप बोल सकते हो कि वहाँ पे आप बोल सकते हो सूखा पड़ गया, है ना। सूखा पड़ गया मतलब ड्राउट आ गया। ठीक है, प्रॉपरली खाने के लिए भी लोगों के पास अनाज यानी कि ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो सब नहीं थे ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब ये चक्कर में क्या हुआ, ये जो लुइस फिलिपी है, जिसको याद करो भाई, लुइस फिलिपी कौन है? मैंने बोला था 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। कौन है? अरे कौन है सर? लुइस फिलिपी सर ब्रांड है कपड़ों की, आपने बोला था सर शॉपिंग करने जाना है, मुझे याद है। हाँ, अरे नहीं रे, लुइस फिलिपी। ऐसा सोचने वाले बच्चे गलत सोच रहे हैं। लुइस फिलिपी नाम का बंदा जो है उसको हेड डिक्लेयर कर दिया गया था, किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फाइन, ही वॉज डिक्लेयर एज द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब उसको उठा के फेंक दिया गया कि भाई चलो भाई निकलो यहाँ से, तुमसे कुछ हो नहीं रहा, यूरोप की हालत ख़राब पड़ी है, तुम निकल लो, पतली गली से निकल लो, भाग जाओ, तुमसे कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो लुइस फिलिपी को भागना पड़ा। ठीक है ना, उसको भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि हालत पूरी ख़राब हो रखी थी। ठीक है, अब जैसे क्लास में किसी को मॉनिटर बनाया और उससे कुछ नहीं होता तो भगा देते हो ना, ए चल चल तू मॉनिटर, तेरे से कुछ नहीं होगा, निकल निकल। हाँ, है कि नहीं? करते होगे कि नहीं ऐसा? बिल्कुल। चलिए, अब उसको भगाने के बाद क्या हुआ, कुछ चेंजेस लाए गए। ठीक है ना, लुइस फिलिपी को भगाने के बाद कुछ चेंजेस लाए गए थे। वो चेंजेस क्या क्या है वो हम देखते हैं। अब राइट टू वोट जो है वो सबको है।
फाइन। राइट टू वोट सबको है बच्चों, सबको, मतलब जो मेल 21 ईयर्स की एज से ऊपर है उसको राइट टू वोट है। वुमेन के बारे में अभी तक कहानी नहीं आई है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अब तक वुमेन को राइट टू वोट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो था राइट टू वर्क, फाइन, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट की कहानी थी, ठीक है, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड थे, तो बोला गया कि भाई सबको राइट टू वर्क है, मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा, कुछ ना कुछ काम मिलेगा, मतलब अब एम्प्लॉयमेंट जो है वो वापस आएगी, मंदी का टाइम जो है वो चला जाएगा। अब 1845 में जो है एक और कहानी है, छोटी सी कहानी, वो हमें सुननी है। दैट इज़ वीवर्स लोगों ने एक रिवॉल्ट चालू किया, किसके अगेंस्ट? कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट, फाइन। अरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो वीवर्स होते हैं उन्होंने क्या किया, एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, रिवॉल्ट स्टार्ट किया अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। कॉन्ट्रैक्टर मतलब उनका सेठ, मालिक, कंपनी का, ठीक है, फाइन। अब क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने क्या किया था, उनके जो सैलरी थे उसको क्या कर दिया था, कम कर दिए थे, फाइन। उनके सैलरीज को कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कर दिया था, अचानक से कम कर दिया था, और कम पैसों में वो ज़्यादा काम करवाने लगा था। तो सभी वीवर्स ने क्या किया, सभी लोग आपस में यूनाइट हो गए और सोचा कि चलो भाई ये कॉन्ट्रैक्टर के सामने हम रिवॉल्ट करते हैं कि भाई आप कम पैसे देने वाले हो तो हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब यही चक्कर में क्या हुआ, 4 जून 1845 में क्या हुआ, बहुत से लोग जो थे वीवर्स के जो थे वो एकजुट होके साथ में जाके डिमांड करने लगे कि हम लोगों को ज़्यादा सैलरी चाहिए, फाइन, आपने जो ये सैलरी कम किया है वो नहीं चलेगा, आप हमें ज़्यादा सैलरी दो तो ही हम काम करेंगे, अदरवाइज़ आपकी कंपनी आपके ऊपर। अब कॉन्ट्रैक्टर तो डरपोक निकला, अरे कॉन्ट्रैक्टर तो डरपोक निकला और वो अपने फैमिली के साथ भाग गया, ठीक है। ओए कॉन्ट्रैक्टर तो डरपोक निकला, अभी इतने सारे व्यूअर्स को देख के वो भाग गया, कहाँ भाग गया, अपनी फैमिली को लेके दूसरी जगह भाग गया, फाइन। और एक दिन के बाद वो लौटा वापस, एक दिन के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर वापस लौटा विद द हेल्प ऑफ आर्मी, मतलब आर्मी के सपोर्ट के साथ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब वो बड़ा बिजनेस, मतलब उसकी खुद की फैक्ट्री थी, मतलब वो एक एरिस्टोक्रेट था वो ज़माने का, ठीक है, रिच पीपल, रॉयल पीपल, तो उसकी पहुंच भी दूर दूर तक थी, तो आर्मी को बुला के लाए और कुछ 24 जितने वीवर्स को क्या कर दिया गया था, मार दिया विद द हेल्प ऑफ आर्मी। तो बाकी के वीवर्स जो थे वो डर गए और चुपचाप दूसरे दिन से अपने जॉब पे आना शुरू कर दिए, फाइन। तो ये थी कहानी हमारे वीवर्स भाई साहब और कॉन्ट्रैक्टर्स भाई साहब की, ठीक है ना। तो ये हिसाब से उनको मार दिया गया था विद द हेल्प ऑफ आर्मी। 24 वीवर्स को मारा गया था दूसरे दिन जब वो लौटा, और बाकी के सब ये चीज़ देख के डर गए, ठीक है, इसको देख के डर गए और दूसरे दिन सही तरीके से जॉब पे आना शुरू कर दिया। और बढ़ते हैं आगे लास्ट पार्ट की तरफ, 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, ठीक है। लास्ट पार्ट जो कि हमारा ये चल रहा है, चैप्टर का लास्ट पार्ट नहीं है बच्चों, चैप्टर तो हमने अभी 60% कवर किया है। सोच रहे होंगे ओहो सर बहुत बड़े चैप्टर आ रहे हैं, लग रहा है 10th में आ गए। चलिए 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, अब इसमें क्या हुआ था वो हमें देखना है, फाइन। चलिए अब जो एक रिवॉल्यूशन चल रहा था, और ये जो रिवॉल्यूशन कौन चला रहा था, मिडिल क्लास के लोग जो है वो चला रहे थे रिवॉल्यूशन, है ना, बहुत बढ़िया, फाइन। 1830 से लेकर 1848 तक का पीरियड हमने देखा है, तो ये कहीं ना कहीं लास्ट स्टेज है रिवॉल्यूशन का, है ना। और हमको पता है कि ये रिवॉल्यूशन कौन चला रहे थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग चला रहे थे, फाइन। अब हुआ क्या इसमें, जर्मनी की कहानी है ये, जर्मनी की कहानी, फाइन। चलिए अब जर्मनी की कहानी ये है, इसमें जो हमें वहाँ के लोग थे वो मानते थे कि भाई मिडिल क्लास के लोग अब चाहते थे कि एक काम करो, हमें हमारा अलग से नेशन स्टेट बनाने दो, ठीक है, हमें हमारा अलग से नेशन स्टेट बनाने दो, अलग कंट्री बनाने दो जहाँ पे कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन ट्रेडिशन हो, फाइन। तो ये जो थी कहानी, इसमें आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। अब इनका एक और डिमांड था बच्चों, थर्ड डिमांड क्या था उनका, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, फाइन। 3 डिमांड्स थे रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स में, और ये डिमांड्स किनके थे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये डिमांड्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के। वो अपना नेशन स्टेट बनाना चाहते थे जिसमें कॉमन कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन हो, और वो लोग चाहते थे कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स हो, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, फाइन, कॉन्स्टिट्यूशन हो, रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें लिखे हो जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, फाइन। फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब वही जो वो लोग सेंसरशिप लाए थे, है ना, मतलब फ्री नहीं है
कुछ भी लिखने के लिए, छापने के लिए। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस तो फ्री होता है ना बच्चों, कुछ भी लिख सकता है, किसी के अगेंस्ट लिख सकता है, और वो चाहे देश का पावरफुल पर्सन हो या कॉमन पर्सन हो, वो किसी के भी अगेंस्ट लिख सकता है। लेकिन सच लिखना है ना, ऐसा नहीं कि किसी के अगेंस्ट कुछ भी लिख दिया, आपको किसी के अगेंस्ट दुश्मनी है तो कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। फाइन। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, मतलब हम ग्रुप बना सके, एसोसिएशंस बना सके। ये 3 इनकी मेजर कहानी थी, मतलब डिमांड थी। फाइन, कि भाई ये सब चीज़ के लिए हमें फ्रीडम होना चाहिए। अब छोटा सा कहानी यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है, बहुत ही ध्यान देना है। जर्मनी की कहानी है बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। फाइन, इंपॉर्टेंट है। अलर्ट, रेड अलर्ट बच्चों, रेड अलर्ट, रेड जोन में आ जाओ। हाँ सर, आ गए रेड जोन में कोरोना से लड़ने के लिए। चलिए, अब ये जो जर्मन वाले रीजन था उसमें क्या हुआ है ना, ये जो जर्मन थे, फाइन, तो ये जो जर्मन थे उन्होंने जर्मन रीजन में क्या क्या पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, ठीक है। पॉलिटिकल एसोसिएशन मतलब आप समझ सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, जैसे अपनी यहाँ पे है कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो ये जर्मन वाले रीजन जो थे वहाँ पे जर्मन ने क्या किया, अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया। अब इसमें सबसे बड़ा रोल किनका था बच्चों, तो आंसर है एजुकेटेड मिडिल क्लास का। फाइन, चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ, है ना। अब ये पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थे, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह जो थे, वो मिडिल क्लास से भरे हुए थे, ठीक है। मिडिल क्लास बिजनेसमैन, हाँ सर ये दाढ़ी वाला इंसान आ गया वापस, मुझे इसी की तरह बनना है सर। सर हर बार आ जाता है वीडियो में ये दाढ़ी वाला इंसान, कौन है, ध्यान से देखो इस आदमी को, हाँ, है ना। तो जो मिडिल क्लास आर्टिशियंस, क्लर्क्स, ये लोग थे, वो सबसे ज़्यादा इनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था। फाइन, तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए, वोट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या चाहते थे, अलग कंट्री चाहते थे, अलग नेशन स्टेट चाहते थे। फाइन, और उसमें भी कैसा सिस्टम होना चाहिए बच्चों, पार्लियामेंट्री सिस्टम। मोनार्की सिस्टम ये लोग कतई नहीं चाहते थे, ठीक है, मतलब मोनार्की सिस्टम तो इनको पसंद ही नहीं था। फाइन, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भी ये लोग चाहते थे, हमने देखा ना आगे वाले पार्ट में, अभी कुछ ही 2-3 मिनट पहले, ठीक है, उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम का डिमांड था। तो हुआ क्या कि भाई सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में, ठीक है, ये लोगों ने क्या कर दिया, वोट करने का डिसाइड कर लिया। फाइन, जैसे अपना पार्लियामेंट जो है वो दिल्ली में है, वैसे इन्होंने सोचा कि भाई फ्रैंकफर्ट नाम की सिटी में जो है पार्लियामेंट, वहाँ पे हम जाके क्या करेंगे भाई, वोट करते हैं और अपने अपने जो भी पार्टी है उसको इलेक्ट करते हैं। फाइन, तो इन्होंने तय कर लिया था कि हमें वोट करना है, अब इनको कोई रोकने वाला नहीं था। तो इन्होंने वोट कर दिया, और जर्मन से बच्चों, है ना, अरे फर्स्ट पॉइंट देखो, जर्मन रीजन मतलब जर्मन पीपल, तो इन्होंने किसको वोट किया होगा बच्चों, तो आंसर है इन्होंने वोट किया ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को। अरे किसको वोट किया, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी। फाइन, ओके, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को इन्होंने क्या कर दिया, वोट कर दिया, ठीक है। और हुआ यूँ कि ये ऑल जर्मन नेशनल पार्टी जो है वो क्या हो गई, जीत गई। अब 18 में 1848 को 831 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट हुए। अरे ध्यान से सुनो, 18 में 1848, और ये कौन से सिटी में कहानी हो रही है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकफर्ट सिटी। कौन से सिटी में, फ्रैंकफर्ट सिटी में। फाइन, 18 में 1848 को 831 मेंबर्स जो है वो ऑल जर्मन नेशनल पार्टी से जो है इलेक्ट हुए, मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप बोल सकते हो। फाइन, पार्लियामेंट्री सिस्टम का या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है। अब हुआ क्या, अब ये लोग को जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए ये लोग इलेक्ट हुए हैं। फाइन, किसके लिए, अरे किसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है इनको, जर्मन नेशन के लिए। फाइन, जर्मनी के लिए। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, और फिर देखो कहानी में कैसे आता है ट्विस्ट। ओहो, अब देखो भाई हुआ क्या, ये 831 मेंबर जो इलेक्टेड थे उन्होंने अपने कंट्री जर्मनी के लिए, यानी कि जर्मन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे जो पर्सन है, नाम याद रखना है आपको, फ्रेडरिच विलियम फोर, नाम याद रखो, फ्रेडरिच विलियम फोर, ठीक है। ये कौन था बच्चों, ये था किंग ऑफ प्रशिया। ये यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे जो है आप देख रहे हो, फन स्लाइड में पॉइंट्स ये नहीं है यहाँ पे, तो ये अलग से पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो कि आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिच विलियम फोर्थ वो कौन था, किंग ऑफ पर्शिया था, ठीक है। अब ये किंग ऑफ पर्शिया को, फ्रेडरिच विलियम फोर्थ को ऑफर किया गया क्राउन, मतलब उनको बोला गया कि भाई एक काम करो, आप राजा बन जाओ, ठीक है ना, आप राजा बन जाओ और हम लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम। फाइन, तो इनको ये जो क्राउन है वो ऑफर किया गया, मतलब इनको किंग बनने का ऑफर दिया गया।
लेकिन देखने वाली बात ये थी कि ये जो किंग ऑफ प्रशिया था जिसका नाम था फ्रेडरिच विलियम फोर्थ, उसने ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। फाइन, उसने ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया और वो मोनार्की सिस्टम को ज्वाइन कर लिया उसने, और उसने बोला कि ये जो इलेक्टेड मेंबर्स है 831, ठीक है, उसने बोला ये जो 831 इलेक्टेड मेंबर्स है इनको निकालो तो ही मैं एज ए किंग एक्सेप्ट करूँगा, मतलब तो ही मैं किंग बनना पसंद करूँगा अगर ये 831 मेंबर्स जो है वो अपना रेजिग्नेशन दे दें। फाइन, क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, राजा जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको चलना होता है, और ये भाई नाम को पसंद नहीं था। फ्रेडरिच विलियम फोर्थ चाहता था कि भाई मैं बोलूँ वैसा ही हो, है ना, मैं बोलूँ कि ऐसा रूल है तो ऐसा ही रूल है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा। तो ये पर्शिया के राजा ने जो थी वो ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। फाइन, कि भाई मैं राजा नहीं बनूंगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मुझे राजा नहीं बनना है भाई, ये तो मैं नाम का राजा हो जाऊंगा। चलेगा किसका? ये 831 मेंबर्स जो रूल्स बनाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाएंगे, ठीक है, उसी को मुझे फॉलो करना होगा, मेरे तो कुछ रूल्स रेगुलेशन में ऐड नहीं कर सकता। अरे समझ में आ रही है ना कहानी? हाँ, सोना नहीं है बच्चों, जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ। हाँ सर, जाग गए, ठीक है। तो ये फ्रेडरिच विलियम फोर्थ इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। उसको ऑफर किया गया था कि आप राजा बन जाओ, लेकिन उसने मना किया। उसने बोला 831 मेंबर्स को लात मार के भगाओ तो ही मैं राजा बनूंगा। बहुत बढ़िया। अब ट्विस्ट होना शुरू होता है यहाँ पे। अब देखो, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब पार्लियामेंट बिकम डोमिनेट बाय मिडिल क्लास। अब मतलब पार्लियामेंट में ज़्यादातर लोग कौन से थे बच्चों? मिडिल क्लास के ही लोग थे। फाइन, क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास से ही जो ऑल जर्मन नेशनल पार्टी थी, फाइन, उसमें मेजोरिटी मिडिल क्लास के लोग थे। तो पार्लियामेंट में मेजोरिटी 831 में से मेजोरिटी ऑफ पीपल कौन से थे? मिडिल क्लास के लोग थे। तो अब क्या हुआ? अब ये मिडिल क्लास के लोग थे ना, इनको क्या अब थोड़ा पावर आ गया, थोड़े ज़्यादा हवा में उड़ने लगे कि हाँ भाई अब तो हम क्या बन गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो कॉमन मैन यानी कि मिडिल क्लास की जो भी डिमांड्स थी, ठीक है, उसी को इग्नोर मारना शुरू कर दिया। हाँ सर क्या बोल रहे हो आप? अरे ध्यान से सुनो, इम्पॉर्टेंट है ये। देखो भाई, ये जो पार्लियामेंट में मेंबर्स बैठे 831, ठीक है, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी के, बहुत बढ़िया। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल कौन से थे? मिडिल क्लास के लोग थे, बहुत बढ़िया। अब ये मिडिल क्लास के लोगों को, फाइन, मतलब ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को यहाँ पे पार्लियामेंट में बिठाया था किसने? अरे किसने बिठाया था? तो आंसर है जर्मन्स ने। देखो ऊपर पॉइंट्स, अरे बिठाया था किसने? जर्मन्स ने ही तो इनको बिठाया था, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को। कहाँ पे बिठाया था भाई? कहाँ पे बिठाया था? पार्लियामेंट में। और कहाँ पे? ठीक है। तो अब ये पार्लियामेंट में बैठ के ये लोग के पास थोड़ी ज़्यादा ही हवा आ गई, ज़्यादा ही अकड़ आ गई। तो ये लोग ने क्या किया, जो मिडिल क्लास लोग थे उनकी जो भी डिमांड्स होती थी, फाइन, ठीक है, कि हमें ऐसे रूल चाहिए, वैसे रूल चाहिए, वो सब उन्होंने इग्नोर मारना शुरू कर दिया। मतलब उनको इग्नोर करते थे, अरे चलो हटो, है ना, नहीं करना, फाइन। वर्कर्स आर्टिशियंस की जो डिमांड थी वो उनको फुलफिल नहीं करते थे। मतलब जो लोगों ने उनको हेल्प करी थी मेंबर बनने के लिए, जो लोगों ने उनको वोट किया था, उनके ये लोग अगेंस्ट हो गए, ठीक है ना। तो वो लोगों ने अपना सपोर्ट हटा लिया। अब इससे क्या हो गया, वो लोगों ने सपोर्ट हटा लिया, ठीक है, सपोर्ट हटा लिया। किसने सपोर्ट हटा लिया? मिडिल क्लास ने। अब मिडिल क्लास ने सपोर्ट हटा लिया तो अब क्या हुआ, वही भाई आर्मी आ गई, और आर्मी ने आके नेशनल असेंबली में क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अरे आर्मी ने नेशनल असेंबली में आके क्या कर दिया, उसको हटा दिया। फाइन, तो ये लोग जो इतनी मेहनत किए थे वो सब क्या हो गई, पानी में हो गई, ठीक है। अब कुछ चेंजेस आए थे, ठीक है ना। अब क्या क्या चेंजेस आए थे वो देखना है। अरे हुआ क्या, तुम्हें पता चला ना। फाइन, जर्मन्स ने जिनको क्या किया था, इलेक्ट किया था और पार्लियामेंट में बिठाया था, वही मेंबर्स ने वो कॉमन मिडिल क्लास लोगों की बातें मानना बंद कर दिया। तो मिडिल क्लास को आया गुस्सा, अबे हम लोगों ने तुमको पार्लियामेंट में वोट करके बिठाया है और हमारे अगेंस्ट तुम हो रहे हो। तो उन्होंने आर्मी की हेल्प लेके पार्लियामेंट पे अटैक करवाया, नेशनल असेंबली पे अटैक किया, और वहाँ पे वो सब सपोर्ट जो था वो पानी पानी हो गया। मतलब जो इनका विजन था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम लाने का, उस पर पूरा पानी फिर गया, ठीक है। पर इसमें कुछ कुछ चेंजेस आए थे, है ना। क्या चेंजेस आए थे वो देखते हैं। अब ये जो राजा लोग थे, मतलब मोनार्की का जो शासन था, ठीक है, मतलब राजा लोग अब समझ गए थे कि अब हमारा राज ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। ओए होए, राजा लोग समझ गए थे कि हमारा राज अब ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। लोगों को पता चलने लगा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम क्या होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है। तो ज़्यादा देर तक पावर हमारे पास टिकने वाला
है नहीं। तो उनको समझ में आने लगा कहानी सब, ठीक है ना, कि अब हम लोगों को ज़्यादा परेशान करेंगे तो लोग हमें लात मार के हमें पावर में से हटा देंगे, मतलब मोनार्की सिस्टम को हटा देंगे। तो इससे चेंजेस क्या लाए? अब राजा ने बोला कि भाई हमें पावर में रहना है तो कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे और लोगों को खुश करना पड़ेगा। फाइन, अगर लोग खुश नहीं होंगे तो मोनार्की सिस्टम को हटा देंगे और मेरा फिर कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, मेरा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। फाइन, मोनार्की सिस्टम ही हटा दिया तो मेरा क्या इंपॉर्टेंस। तो इससे चेंजेस लाए थे। जो फर्स्ट चेंज था दैट वाज सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वॉज एबॉलिश्ड। मतलब अब जो फार्मर्स को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था बाई एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, रिच पीपल ज़बरदस्ती काम करवा देते पीसेंट से, उनको नहीं करना होता है, तो वो कहानी हमने आगे देखी थी। फाइन, फिर भी उनको करवाते थे तो उनको क्या कर दिया गया? एबॉलिश किया कि अगर आपको काम करना है तो आप करो, ठीक है, आपको जो भी पर्सन के लिए काम करना है आप वो पर्सन के लिए काम करोगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप कंपलसरी एक्स पर्सन के लिए ही काम करोगे, है ना, आप कंपलसरी जॉन नाम के पर्सन के लिए ही काम करोगे, आप कंपलसरी मिस्टर अब्राहम के नाम से जो पर्सन है उसी के लिए काम करोगे। नहीं, आपकी मर्जी आई कि आपको भाई जॉन नाम के पर्सन के साथ काम नहीं करना तो मत करो आप, ठीक है। मतलब सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर जो था उसको क्या कर दिया गया था? एबॉलिश कर दिया गया था, उसको रिमूव कर दिया गया। और सेकंड पॉइंट क्या था? ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, हैब्सबर्ग नाम का जो था, ठीक है, रीजन, फाइन, हैब्सबर्ग नाम का जो रीजन था, या आप बोल सकते हो जो हैब्सबर्ग नाम के रूलर्स थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या कर दिया कि जो हंगेरी था उसको ऑटोनॉमी ग्रांट कर दिया। फाइन, ऑटोनॉमी ग्रांट कर दिया मतलब उनको बोला गया कि भाई ठीक है, अब आप आपके हिसाब से जो भी रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस लाने हैं वो आप ला के चेंजेस करके आपके अकॉर्डिंग जो है रह सकते हो। फाइन, फाइन, ऑटोनॉमी मतलब वही अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन में चेंज करना। क्यों ऐसा किया हैब्सबर्ग रूलर्स ने? क्यों हंगेरियंस को ऑटोनॉमी ग्रांट किया? क्योंकि उनको डर था कि अगर हंगेरियंस ने भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, फाइन, तो हमें ये जो मोनार्की सिस्टम है, हमारा जो राजा वाला सिस्टम है, राजा शाही वाला सिस्टम है, वो पूरी तरह से चला जाएगा अगर सभी लोगों ने एक साथ मिलके रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया। और ये लास्ट पॉइंट वाली कहानी कौन से ईयर में हुई थी बच्चों? 1867 में। 1867 में हैब्सबर्ग रूलर्स ने हंगेरियंस को क्या कर दिया? ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी कि भाई हाँ ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से कुछ रूल्स रेगुलेशन बना के जी सकते हो और मज़े कर सकते हो। फाइन, 1867 में, इंपॉर्टेंट है। और हंगेरी कंट्री है, फाइन, हंगेरी कंट्री है, पता होगा। और जो नहीं पता है यहाँ पे गूगल में आप देख सकते हो। फाइन, तो लेक्चर बच्चों काफ़ी लंबा हो गया है। इससे पहले कि आपका दिमाग और लंबा हो जाए और गोल चकरा जाए, मैं ये लेक्चर यहीं पे एंड करूँगा। फाइन, और नेक्स्ट लेक्चर से यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए ये जो कहानी है सारी दिमाग में बिठा लो और नेक्स्ट लेक्चर में वापस फ्रेश होके आ जाओ। फाइन, चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।